की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खुली पूरी दुनिया के सामने और आज जिस तरक्की की राह पर हम खड़े हुए दिखाई देते हैं उसमें कहीं ना कहीं नींव में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा काम किए गए महत्वपूर्ण निर्णय थे, उनके द्वारा महत्वपूर्ण काम किया गया था। इसको भारत प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सराह रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पहचान केवल एक कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं है या कांग्रेस पार्टी से आने वाले एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जो निर्णय लिए गए वो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए कितने महत्वपूर्ण थे और उस योगदान को किसी एक पार्टी की सोच से बांधा नहीं जा सकता। ये बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार जो है उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन मानती है देश की तरक्की के अंदर, चाहे वो आरएसएस बीजेपी स्टेबल से ना रहे हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों। देश की तरक्की में उनका योगदान अगर रहा है तो देश उनको याद करेगा, देश उनको सम्मान देगा। पीवी नरसिम्हा राव, इनके अलावा चौधरी चरण सिंह, उनकी पहचान जो है, उनकी छवि जो है एक विशाल नेतृत्व के तौर पर देखी जाती है। वो भी किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं, किसानों के बहुत बड़े नेता। लोग उनके साथ उनकी जाति को जोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो काम किसानों के लिए था वो सबसे बड़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण था। आज बहुत बात होगी पॉलिटिक्स की, राजनीति की, कि जाटों को साधने के लिए ऐसा किया गया, दक्षिण भारत को साधने के लिए ऐसा किया गया। अगर हम इस बात को मान भी लेंगे, चले इसके पीछे इस सरकार की कोई पॉलिटिक्स हो भी सकती है, लेकिन ये तो एक अच्छा संकेत है ना कि अगर किसी प्रधानमंत्री ने होते हुए खुद को भारत रत्न दे दिया, वो भी एक नहीं दो, किसी पार्टी ने भारत रत्न केवल ये सोच करके दिया कि वो किसी एक परिवार से जुड़े हुए थे, वो उनकी पार्टी के बड़े नेता थे, तो आज की सरकार की सोच कम से कम उससे बड़ी विशाल, बड़ी बृहद जो है वो नजर आती है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, 3 भारत रत्न का ऐलान आज हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और मशहूर एग्रीकल्चरिस्ट जिनको भारत की हरित क्रांति का नायक माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मुझे लगता है कि तीनों इसके बहुत बड़े हकदार थे। और अभी आप बात जिक्र कर रहे थे सौरभ जी राजनीति की, तो कोई उलट करके कहा जाता है कि उलट करके ये प्रश्न पूछा जाए कि यदि आपको राजनीति ही है तो ये राजनीति आप स्वयं कर लेते, कांग्रेस पार्टी कर लेती। सच्चाई तो ये है कि जब नरसिंह राव जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनके एचआरडी थे, वो 16 भाषाओं के जानकार थे। अद्भुत उनकी संस्कृत पर उतनी ही पकड़ थी जितनी हिंदी और अंग्रेजी पे। तो और देखिए इस देश का जो आज जो स्वरूप दिख रहा है आर्थिक दृष्टि में, इसका बीजारोपण सचमुच कहिए तो ये पीवी नरसिंह राव की है। उससे पहले भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए कहा जाता था कि हिंदू ग्रोथ रेट है, और हिंदू ग्रोथ इसलिए कहा जाता था कि उसका जो एनुअल ग्रोथ रेट होता था वो 3.4, 3.6, 4 से ज़्यादा कभी कभी बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके नीचे ही रहता था। और हमको एशियाई जो है, एशियाई कंट्रीज में बगल में हांगकांग, सिंगापुर, ये सब, ताइवान, ये सब जो है वो डबल डिजिट में स्टोरी अपने लिख रहे थे। वैसी स्थिति में भारत जब आपको पता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज स्थिति थी वो बहुत ही बुरी स्थिति में फंस गई थी, हम अपने डेट को पे कर पाने की स्थिति में नहीं रहते, तब भारत में आर्थिक सुधारों का जो सारा श्रेय जाता है वो नरसिंह राव जी को जाता है। और प्रधानमंत्री श्री बाद में जो प्रधानमंत्री बने उस समय जो मनमोहन सिंह जी थे उनको ये श्रेय जाता है। तो इसके वाकई हकदार हैं। एम एस स्वामीनाथन की आप बात कर लीजिए, वो एक ऐसे हैं जो अराजनैतिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन इस देश में उनका, इस देश के प्रति उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये हम सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर के स्वामीनाथन जी, अब जब भी हम बात करते हैं तो एक ऐसा है, आप उनको क्रिटिक कर दीजिए या उनकी प्रशंसा कीजिए, बट एम एस स्वामीनाथन का बिना जिक्र किए हुए आप कम से कम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आप बात नहीं कर सकते। एक बात मैं पूरी चौधरी चरण किसान कानून आए थे जी, उनका समर्थन किया था बिल्कुल स्वामीनाथन ने। मैंने कहा ना कि वो देखिए वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है और वो राकेश टिकैत नहीं है, वो कोई बीजेपी के नेता नहीं है, वो एक साइंटिस्ट थे और वो देश का भला चाहते थे कि देश का भला कैसे हो सकता है, भारत आर्थिक उन्नति कैसे कर सकते कृषि क्षेत्र में, और आज वाकई हम बहुत बड़ी ताकत बन गए।
एक समय था, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ, अपने लेक्चर में भी जिक्र करता हूँ, कि जब हम 10वें क्लास के विद्यार्थी थे तो हम देखते थे चावल उत्पादन में कहाँ है, चाय उत्पादन में कहाँ है, अदरक उत्पादन में कहाँ है। तो एक कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पर भारत दूसरे तीसरे नंबर पे आता था। आज यदि आप देखेंगे गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन, आप तमाम चीजें ले लीजिए, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है इस बिल्कुल देश के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने के बाद